नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। टाइम कम है आपके पास, एग्जाम बहुत नजदीक है, प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम। उसी क्रम में वीडियोस भी आपके लिए फायदेमंद हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ समितियां हैं तो उसमें से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित तो विशेष प्राधिकरण की स्थापना की, अनुशंसा की। तो करप्शन के जो है एक तरीके से निपटान के लिए एक रिपोर्ट दी गई थी, प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस 1966 में। उसमें यहाँ पे लोकायुक्त और लोकपाल के संस्थाओं की स्थापना है ना कि सबसे पहली बार जो रिकमेंडेशन की गई थी। तो ये रिपोर्ट दी थी इन्होंने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सी विकल्प हमारा करेक्ट हुआ। देखें, संविधान के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उसमें जो फॉरेस्ट का मामला है इसको ये किया गया शिफ्ट इससे स्टेट से, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें। तो फॉरेस्ट था, इसमें एजुकेशन था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स था, वेट एंड मीजल्स थे, है ना, ये सब सारे जो है इसमें ही किए गए थे। देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि आयकर जो कलेक्ट किया जाता है ना, तो इसकी जो दर होती है, कर की दर जो निर्धारित की जाती है, तो उसका किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो अब सामान्य रूप से आप किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं भैया केंद्र सरकार कर देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम अपना असेसमेंट करते हैं, जो हम टैक्स जमा करते हैं जिस रेट पे, तो हमारी जो इनकम होती है, ठीक है, तो वो हम उसके प्रपोर्शन में जमा करते हैं। तो वो जो दरें निर्धारित की गई हैं अलग अलग इनकम समूह के लिए, तो जो साल का बजट आता है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आप उसे जानते हैं, क्योंकि संविधान में हमारे बजट शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें निर्धारित किया जाता है। अगर कोई चेंज किया गया है तो ठीक है, नहीं है तो पुराना वाला ही उसमें मेंशन किया होता है। तो वही जब संसद पास कर देती है तो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बन जाता है वो, है ना, तो उसके माध्यम से कर की दरें जो है वो निर्धारित की जाती है। इसमें देखें, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सेंसस 2011 वाले के आंकड़े के अनुसार यहाँ पे आया था कि लक्षद्वीप जो है यहाँ पे लगभग 96% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो साक्षर है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की जो मैक्सिमम आबादी है लक्षद्वीप की, वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है। इसमें है कि नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्न में से किस बीमारी के लक्षण है? तो आपको नींद ना आना, ठीक है, नींद वैसे रुक रुक के आना, है ना, ये सब लक्षण होते हैं इंसोम्निया, है ना, निद्रा लोप। देखें, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, सूर्य की जो ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सबको मिला करके वो अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के रूप में। देखें, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पूर्व से संबंधित यहाँ भारत को ही समझेंगे। ठीक है, पुर्तगीज में आप देखते हैं कि जैसे वास्को डी गामा आता है 1498 में, उसके बाद एज अ पावर ये जैसे स्टैब्लिश होते हैं, तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है उसको पहला पुर्तगीज गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ठीक, उसके बाद लेकिन उसको रिप्लेस करता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, ये तो ये जो है इसने फिर जो ये गोवा को कैप्चर किया और उसके बाद वहां से इसको माना जाता है रियल फाउंडर। तो ध्यान रखेंगे इन इवेंट्स को। विकल्प ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, तो पहले 10 को तो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। उसके बाद हमारा एक और अमेंडमेंट किया गया 86th, इसके माध्यम से हमारा जो राइट टू एजुकेशन के संबंध में एक है ना आर्टिकल, जो मतलब इसमें प्रावधान जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में, तो ये 2002 का है। तो अब हमारी इनकी संख्या कुल कितनी है? 11। इसमें देखें, भारत में महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इसके गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए? तो देखिए 74th अमेंडमेंट होगा 1992 वाला, जिसमें हमारा ये ऐड किया गया ना म्यूनसिपैलिटी वाला पार्ट 9th A, उसमें आर्टिकल आप देखेंगे 243ZE, इसमें दिया गया है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो जो हमारे महानगर हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के संदर्भ में कुछ ये प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो यहाँ पे इसको हम चुनेंगे, चाहे तो आप इसको डिटेल में भी देख लीजिएगा इस आर्टिकल को सर्च करके। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये टैक्सेशन का आप सिस्टम जो पढ़ते हैं, है ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट। तो ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे, तो यही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि एक निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव, है ना, डिटेंशन लॉ, तो संसद के द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1980 में इसको बनाया गया था। इसमें मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी से कोई हमें थ्रेट है, तो पहले ही किसी व्यक्ति को इसके अंतर्गत जो है हिरासत में लिया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें वो लिया जाता है ना किसी को हिरासत में, तो 1 साल तक उसको रख सकते हैं जो है उस कस्टडी में, ऐसा कुछ प्रावधान है। डिटेल में भी देखिएगा एक बार। तो बी विकल्प को चुनेंगे। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनके सीमाओं में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जैसे कोई हमारा राज्य मान लीजिए बिहार ही है, ठीक है, तो उसके जो बाउंड्री है, मान लीजिए कुछ एरिया किसी अन्य राज्य को देना है या किसी से लेना है, तो इन सब संबंधों में जो हमारा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी से ही जो है ये प्रावधान किया जा सकता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग फर्स्ट है ना, उसके माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी हमारा जो है सिर्फ ये करेक्ट होगा। आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 2009 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, आइडिया ऑफ जस्टिस। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, है ना, इनकी पुस्तक है। रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो धर्मिता अगर किसी मान लीजिए ऑब्जेक्ट के संबंध में मापी जानी है, तो कौन सा हम उसमें यंत्र यूज करते हैं? ठीक है, तो गीजर काउंटर जो यहाँ पे लिखा है, इसको यूज किया जाता है। इसमें है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो देखेंगे ये चाणक्य की पुस्तक है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है, इकोनॉमी की नहीं है, ठीक है। राज्य के प्रशासन के संबंध में प्रावधान इसमें बताए गए हैं। देखें, भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन के स्वीकृत चैंपियन कौन है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म आपने एक शब्द सुना होगा। अगर इसको हम डिफाइन करें थोड़ा सा, तो क्या होता है कि जुडिशरी जो होती है यानी कि न्यायपालिका, तो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनका जो एक खुद का प्रोएक्टिव रोल है उसको जो डिफाइन करता है, वो टर्म होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट किसी मामले में, इसी के रूप में आप देखते हैं आगे PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म को डिफाइन किया गया दुनिया में 1947 में। ये थे हिस्टोरियन थे आर्थर श्लेजिंगर करके, तो उन्होंने दिया। और इंडिया में अगर हम फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की आगे चल करके बात करें, तो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, है ना, और 2 लोग और थे, जस्टिस एक थे O चिन्नप्पा रेड्डी और ये जस्टिस DA देसाई, ठीक। तो इन 4 लोगों को नाम ध्यान रखिएगा। आगे चल करके यही जो PN भगवती जी हैं और ये कृष्णा अय्यर जी PIL का कॉन्सेप्ट भी आगे इसको जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोकलीमिया, है ना, इस नाम से जाना जाता है? तो अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तो वो कंडीशन होती है हाइपोकैलेमिया की। आप जरा ये बताएं कि पोटेशियम के स्रोत क्या होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में। इसमें देखिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम, ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट बना था 1994 में। तो इसका जो अर्थ है या उद्देश्य है वो क्या था? तो बहुत सारे जो है ये होते थे कन्या भ्रूण के केसेस, भ्रूण हत्या के केसेस बहुत सारे हो रहे थे, है ना। तो इस पर रोक लगाने के लिए इसको बनाया गया था। डी विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। एक्ट और उसका ईयर ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसरण में भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया?
तो देखिए 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 21 को फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, जो भी बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक, तो इसी के जो है कह लीजिए इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था 2009 में। इसमें देखिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगी, तो जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था ना 2005 का, तो उसके माध्यम से यहाँ पे आपदा प्रबंधन की दिशा में केंद्र में है ना, फिर राज्य में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी अथॉरिटीज का डिजास्टर मैनेजमेंट वाली का प्रावधान किया गया। तो केंद्र में जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इसके सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट में होते हैं ये चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, वो तीनों को ध्यान रखेंगे। देखें किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित करा। तो अनुच्छेद 352 में आप देखते हैं जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, तो उसके जो आधार दिए गए हैं, तो उसमें से पहले एक था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसके आधार पे ही जो है ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे आप देखते हैं जो इमरजेंसी लगाई गई। तो उसी के बाद जो है 1978 में जो ये अमेंडमेंट हुआ 44th, उसमें इस वर्ड को रिप्लेस किया गया। ठीक है, ये सशस्त्र विद्रोह के साथ। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम बी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। आगे देखें आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया। तो कई सारी हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं उसको यहाँ पे हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। आगरा फोर्ट जो यहाँ पे है आगरा में, अकबर के शासनकाल वाला, ताजमहल के ऑपोजिट में है, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1983 में। ठीक, आप हमें ये बताएंगे कि बिहार में क्या कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अगर है तो कौन सी है, कमेंट करके बताइए। देखिए भारत में पारसी समुदाय के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। तो ज़ोरोस्ट्रियज्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मिडिल ईस्ट में भी आप देखते हैं जो फॉलो किया जाता है, तो इसको हिंदी में यहाँ पे जरथुस्ट्र धर्म जो है ये कह सकते हैं, इसके फॉलोअर्स होते हैं। मुख्यतः आप देखेंगे तो जैसे महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में पारसी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। इसमें है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा एक संवैधानिक पद है। तो 76 में आप देखते हैं भाग 5 में ये भारत के जो महान्यायवादी हैं है ना, इनके बारे में बताया गया है। आगे देखें लल देद है ना, यहाँ पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी लाल देद भी लिख देते हैं। तो ये 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी। ठीक है, काफ़ी फेमस थी, और देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं सबसे प्रसिद्ध कवियत्री भी थी, लिखती भी थी। ठीक है, तो ये किस रीजन से संबंधित थी या किस भाषा की थी। तो ये कश्मीर के रीजन में जो है थी, तो यहाँ पे हम सी को चुनेंगे। ठीक है, कश्मीरी जो जुबान है उसके संबंध में ये कविताएं वगैरह करती थी, और एक फेमस जो है संत भी थी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो आप देखते हैं भारत के लगभग मध्य में से गुजरता है। ठीक, तो कुल 8 रेखा मतलब 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है ये गुजरती है भारत में। तो असम से नहीं गुजरेगी। ठीक है, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। ठीक है, हेरिटेज एनिमल, तो ये है हाथी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित है। ठीक है, तो विंध्यन पहाड़ियां अगर आप देखेंगे तो गुजरात से होती है स्टार्ट, और ये लगभग मध्य के जो हमारे राज्य हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, और इधर आप देखेंगे वाराणसी है ना, मिर्जापुर, ये सब जो रीजन है यहाँ तक पूरा इनका विस्तार है। तो इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों हो जाएंगे है ना, तो ई विकल्प को चुना जाए। प्रख्यात संगीत निर्माता इलैया राजा मुख्य रूप से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित है। तो साउथ इंडिया में आप देखते हैं तमिल जो ये हमारा आर्ट है इससे मुख्य रूप से एसोसिएटेड रही है। विकल्प सी को चुनेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो है राष्ट्रपति जब अभी ये थे आपके रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने इनको कला के क्षेत्र में जो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं ना, तो उसमें से एक को ही मतलब एक के रूप में आर्ट्स के क्षेत्र में इनको नॉमिनेट किया। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा के जुलाई 2022 से। ठीक, इसमें से कौन सा जो यंत्र है शरीर के भीतर, यानी मानव शरीर की बात हो रही है,
मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो डॉक्टर्स को आपने देखा होगा मुख्यतः गले में ऐसे लटकाए होते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। इसको जो है इन यूसेज के अलावा भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो इंटेस्टाइन और आपके ब्लड फ्लो जो है आर्टरी और वेन्स में, उसके भी साउंड को सुनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शिमला में स्थित संस्कृत एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का क्या नाम है? तो ये आपका जो हिमाचल प्रदेश में शिमला है, वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, ठीक है। तो उसमें ही एक सेंटर बनाया गया, ये टैगोर सेंटर फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, है ना। तो इसको इनॉग्रेट भी किया था, ये उस समय थे आपके प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। विकल्प ए को चुनेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई यानी चुंबकीय प्रवाह की क्या होती है? तो ये होती है आपकी वेबर, है ना। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। देखें, राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम था जिसे अशोक ने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। तो आपको पता है, पहले भी बताया गया है कि कलिंगा वॉर जो होता है उसके बाद बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं अशोका, और उसी के बाद इन्होंने श्रीलंका के लिए जो है बुद्धिस्ट मिशनरी भेजा था, है ना। अपने इन्होंने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का नाम। देखें, कौन सा गुण द्रव और गैसों के द्वारा कभी नहीं दिखाया जाता है? लिक्विड और गैस की बात हो रही है। तो लिक्विड और गैस जो है कभी भी ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करते, है ना, लौह चुंबकीय गुण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो देखिए, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट सेल वॉल का वो होता है सेलुलोज, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है उपस्थित। विकल्प ए। देखिए, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के कारण कौन सा प्रभाव पड़ा है? तो जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सबको आप जानते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में। तो एटमॉस्फेयर में इनकी जो इतनी अधिकता हो रही है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट हो रहा है। समताप मंडल यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन परत का डिप्लीशन जो है वो ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट की वजह से ही है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना, जो हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये तीनों घटनाएं हो रही हैं। ऑक्सीजन का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है CO2 का ना, तो इसकी अधिकता बढ़ रही है। तो 1, 2 और 3 जो है ये सही है। ई विकल्प को चुनेंगे। देखें, एस्पार्टेम क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। तो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि सिंथेटिक स्वीटनर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा सुक्रोज के बारे में, ठीक है। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज से भी लगभग 200 गुना ये मीठा होता है एस्पार्टेम, ठीक है। नॉन, एक तरीके से कह लीजिए मतलब आर्टिफिशियली इसको स्वीटनर बनाया गया है। मुख्य रूप से जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें मीठेपन को लाने के लिए शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में, जैसे फूड, ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें हैं, इसमें यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको US में जो है बनाया गया था अराउंड 1965। उसके बाद वहाँ पर अप्रूव हुआ और ये व्यापक रूप से देखेंगे आइसक्रीम वगैरह में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई सारे कानून बनाए थे। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, ठीक। तो अब उसमें से पहला कौन सा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जैसे कई सारे खुद के पर्सनल ट्रेड वगैरह करने लगे थे उसमें लोग, तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने पार्लियामेंट्री कंट्रोल लाने के लिए एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ जो और 3 मतलब कुल जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनके गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ये पहला गवर्नर जनरल बना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट इसी 73 का जो एक्ट है इसके माध्यम से की गई, ताकि जो यहाँ पे ये सब इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ थे ट्रेड के उसको रोका जा सके। तो इनके संबंध में ये था। विकल्प हमारा डी जो है ये करेक्ट है, ठीक। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। सारे क्वेश्चंस प्लीज देख लें, संबंधित फैक्ट्स को कवर करते चलें। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।